नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सीएम को लेकर बने तनाव के बीच राहुल गांधी का शिव कुमार को मैसेज लिखा, इंतजार करिए आपको फोन करूंगा। बास्केटबॉल खिलाड़ी के सीने पर गिरा पोल, तड़प कर तोड़ दिया दम, हरियाणा का वीडियो वायरल। सोनम वांगचुक की हिरासत का मामला, एससी में सुनवाई टली, अब 8 दिसंबर को होगी सुनवाई। रेलवे में हलाल मीट परोसे जाने पर उठे सवाल, शिकायत के बाद एनएचआरसी ने रेलवे बोर्ड को भेजा नोटिस, 2 हफ्ते में मांगी एक्शन की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई सुनवाई, चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक मांगा गया जवाब। सूरत में एसटी बस चालक के बाद अब 108 एम्बुलेंस कर्मियों की लापरवाही का मामला चर्चा में है। नए सिविल अस्पताल से मरीज को छोड़कर लौट रही 108 एम्बुलेंस बार बार रॉन्ग साइड से चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके वीडियो और शिकायतें सामने आने के बाद शहरवासी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि एक जान बचाने की सेवा ही जब दूसरी जान को खतरे में डालने लगे तो ऐसे चालक पर सख्त से सख्त कार्यवाही बेहद जरूरी है। प्राथमिक उपचार के लिए शुरू की गई ये लाइफ सेविंग सेवा खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है, जिससे सड़क हादसों का खतरा और बढ़ जाता है। नागरिकों का सवाल साफ है कि 108 आपातकालीन वाहन है, पर बिना इमरजेंसी रॉन्ग साइड चलने की छूट क्यों? आम आदमी करे तो चालान, पर 108 के लिए अलग नियम क्यों? लोगों की मांग है कि ऐसी बेतरतीब ड्राइविंग पर न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बल्कि 108 प्रबंधन को भी अपने ड्राइवर्स की कड़ी ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। शहरवासियों के गुस्से के बीच अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस और 108 प्रबंधन इस गंभीर मुद्दे पर कड़ा कदम उठाता है या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। सूरत में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार AQI 250 के पार दर्ज किया जा रहा है। वेसु, अल्थान, उधना, सचिन, पांडेसरा और पाल इलाके में घने प्रदूषण की जो लेयर है वो देखी गई। घने प्रदूषण की चपेट में ये तमाम इलाके नजर आए। कोहरे और स्मॉग के मिल जाने से सुबह पूरा शहर धुंध से ढका हुआ दिखाई दिया। सबसे गंभीर बात यह है कि 8वां गेट पर लगा वायु गुणवत्ता डिस्प्ले बोर्ड भी बंद है, जिससे नागरिक सही जानकारी से वंचित है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि यह हवा फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। N95 मास्क पहने, बिना जरूरत घर से ना निकले और सावधानी बरते, इस बात की हिदायत सभी नागरिकों को दी जा रही है। सूरत के वेसु इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। बगी चलाते युवक पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। इस सनसनीखेज वारदात में वेसु पुलिस ने मात्र कुछ ही घंटों में तेजी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी की माने तो बगी चलाते युवक पर आरोपियों में से एक ने पत्थर फेंका था। इसी बात पर जब पीड़ित युवक समझाने के लिए उनके पास पहुंचा, तभी आरोपियों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। युवक को चाकू के करीब 9 वार किए गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वेसु पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना स्थल पर ले जाकर पूरे मामले का रिकंस्ट्रक्शन जो है वो भी करवाया गया। इस हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ज्यादा जानकारी जुटाई हमारे संवाददाता अमित राजपूत ने, देखिए रिपोर्ट। पुलिस की बात की जाए तो कुछ दिन पहले आई थी और इस वक्त वेसु पुलिस जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो अपराधी है उनको जो यहाँ पर ले आया गया था, जहाँ पे वारदात का पूरा अंजाम दिया गया था। तो इन सारी चीजों को लेकर जो वेसु के थानेदार हैं उनसे हम सीधी बात करते हैं। सर, क्या कुछ वारदात हुई थी, कितने अपराधी इसमें पकड़े गए हैं? टोटल 6 अपराधी पकड़े गए। फरियादी के साथ उसका हॉस्पिटल में सारवार में थे, उसके बड़े भाई की फरियाद ली गई है। उसके बाद 6 मुलजिम पकड़े गए। सर, पूरी वारदात क्या थी, कैसे लोग ने हमले को अंजाम दिया था? इसमें क्या है कि शाम को बगी के साथ उसका जो प्रोग्राम था, बगी के साथ वो निकल रहा था, तब बाद में बगी के साथ क्लियर चीजें अभी जो है वो जब्त की गई है। मामले चाकू जब्त किया गया है, मुलजिम जब्त किया, 6 के 6 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। उनके साथ जो रिक्शा थी वो क्लियर डिटेन कर दी गई है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई अब होगी? वेसु पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? आगे रिमांड ले चुके हैं, 17/0 तक उनका रिमांड मंजूर हुआ है। आगे प्रोसीजर चल रही है, कागज के हिसाब से कड़क कार्रवाई कर लेंगे हम लोग।
जी बिल्कुल, ये वेसू के थानेदार थे जिन्होंने सारी चीजों को लेकर राष्ट्रीय समाचार से बातचीत की है और पुलिस की। वडोदरा जिले के कायावरोहन गांव के एक किसान की डिजिटल अरेस्ट के डर से सुसाइड का मामला सामने आया है और इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। साइबर फ्रॉड द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर बैंक धोखाधड़ी मामले में फंसाने की धमकी से डरकर एक किसान ने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। इसी मामले में पुलिस ने सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी की माने तो जिस सिम कार्ड से किसान को कॉल आया था वो इन्हीं आरोपियों ने दिया था। पूछताछ में पता चला कि सूरत से गिरफ्तार किए गए आरोपी इंटर स्टेट और विदेश में सिम कार्ड ले रहे थे। पुलिस ने लॉगिन आईपी की डिटेल्स लेकर आगे की जांच की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की कार्यवाही का पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गांधी मैदान के पास एक होटल में बिहार रूरल लीग के आगाज की घोषणा गवर्निंग काउंसिल के कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम द्वारा की गई। दरअसल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी द्वारा बिहार रूरल लीग की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी। कालांतर में कुछ तकनीकी और मौसम की मार की वजह से खेल शुरू नहीं हो पाया, लेकिन अब ये शुरू होने जा रहा है। राकेश कुमार तिवारी ने एक सपना देखा था, कुछ और वैभव सूर्यवंशी को ढूंढने का सपना, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है। सभी मैच 20-20 ओवर के खेले जाएंगे। बिहार रूरल लीग में कुल 15,000 खिलाड़ियों ने निबंधन कराया है, जिसमें लगभग 12,800 खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया जाएगा। ये सारे मैच का लाइव जो है वो वाचकों कंपनी पर किया जाएगा। विशाल स्पोर्ट्स वेस्ट बंगाल द्वारा मैच में गुड स्पॉन्सर्स करने पर सहमति बनी है, जबकि इवेंट को मैनेज करने के लिए नायाब स्पोर्ट्स के साथ सहमति बनी। इसमें कुल 645 मैच खेले जाएंगे। पहले चरण में 600 मैच, दूसरे चरण में 35 मैच और तीसरे चरण में 10 मैच खेले जाएंगे। ट्रायल की प्रक्रिया 7 दिसंबर से वेस्टर्न जोन पूर्वी चंपारण से शुरू होगी, जबकि मैच जनवरी के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। बिहार क्रिकेट ने भी इसके लिए अपना पूरा तैयारी है वो कर ली है, अपनी कमर जो है वो कस ली है। मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी के रूपक कुमार को जो है वो दी गई है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी जो सामने आई है वो दिखाते हैं आपको, सुनिए। 7 दिसंबर से हम लोग इसके ट्रायल की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। नवंबर के महीने में ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और जनवरी से हम लोग मैच प्रारंभ करने जा रहे हैं पूरे बिहार में। कहाँ ये मैच अभी पूरे बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिलों में हम लोग जिला का जो मुख्यालय है और उसके साथ साथ जो उसका ग्रामीण इलाका है उन इलाकों में मैचेज हम लोग प्रारंभ कराएंगे। और पटना को हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है, पटना सेंट्रल, पटना रूरल, पटना अर्बन। क्योंकि पटना से सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों ने अपना निबंधन कराया है, तो पटना में 3 टीमें हमारी बनेंगी, मतलब 3 जोन पटना में बनेगा और 48 टीमें जो हैं वो पटना में खेलेंगी। 10 सर्कुलर रोड पर स्थित राबड़ी आवास को खाली करवाने का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ जहां आरजेडी ने इस फैसले पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरजेडी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया गया है। आपको दिखाते हैं जदयू के नेता और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया, संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया, जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह माया इन चीजों से ऊपर उठिए। शानदार विरासत आपने कायम किया है, संपत्ति का, परिवार का राजनीति में विरासत कायम किया है, पार्टी को नेपथ्य में आपने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें, जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। पटना हाई
कोर्ट के निर्देश पर आज कड़ी सुरक्षा के बीच रहुई थाना क्षेत्र इलाके के शिवनंदन नगर गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दरअसल पूर्व से ही शिवनंदन नगर गांव में अतिक्रमण को लेकर कई मकानों को नोटिस स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिया गया था। हालांकि एक दिन पहले नालंदा के जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के द्वारा पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात भी की गई थी और हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया गया था। बुधवार को कई डीएसपी, थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, डीसीएलआर, साथ ही भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। वहीं पीड़ित ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग कई दशकों से शिवनंदन नगर गांव में अपना आशियाना बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अचानक हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा हम लोगों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। वहीं रहुई प्रखंड के अंचलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि इस बुलडोजर एक्शन से पहले सभी मकान मालिकों को नोटिस दिया गया था और कई पीड़ित परिवारों को सरकारी प्रावधान के तहत जमीन भी मुहैया कराई गई थी। इससे पहले 2023 में कुल 14 मकान पर पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चलाया गया था। उस वक्त काफी हंगामा भी हुआ था। पिछले हंगामा को देखते हुए इस बार बुलडोजर एक्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सुनाते हैं आपको पीड़ितों ने क्या कहा। जो पोखर पर लोग कोर्ट का आदेश का लोग में जो पोखर पर जो भी मकान बनाया हुआ है तो जो सरकारी है उसका हम लोग तोड़ रहे हैं। इसके बाद वो लोग जो नोटिस ले लिया है जमीन के बसने के लिए, उसके बाद भी उसका हम लोग तोड़ देंगे। कितना टोटल घर है, मकान है? यहाँ तो 100 घर का लमसम है यहाँ लोग। सभी को तोड़ना अभी नहीं माने, जब तक वो लोग फिर बसा करके तोड़ दिए जाएंगे। इसके पहले भी कार्रवाई की गई थी यहाँ पे? इसके पहले भी तोड़ा गया था, 14 को मकान बहुत पहले भी तोड़ा गया था। तो क्या सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी यहाँ पे भी की गई है? सुरक्षा के लिए पूरी व्यवस्था है सब। तो ये मकान जो तोड़ा जा रहा था तो क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, अब कोर्ट का आदेश के आलोक में हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने क्या हाथ से तोड़ा जा रहा है बुलडोजर? नहीं, सामने तब दिखाई दे रहा है कौन से टूट रहा है, जेसीबी से टूट रहा है। क्या नाम है सर अपना पूरा? मनोज कुमार प्रसाद हुआ, अंचल अधिकारी रहो। बाप रे, आज है सब सर, आज है समय जब बस रहे हैं सर, बाल बच्चा के जन्म कर्म हुआ है जी। हमको फोटो लेते हैं, रिटायर किया था। क्या हुआ, दिक्कत क्या है अभी आपको? दिक्कत है कि हमारे घर ढा रहे हैं सर। क्या कारण है? मार दीजिए कुल का गोली, क्या कारण है? मार दीजिए। हाँ नहीं सर, एको कुछ नहीं मिला हमको। 8 घर पर चलाया गया है टोटल। नोटिस दिया गया था? नोटिस दिया गया था हम लोग के 10 दिन पहले नोटिस दिया गया और उसके बाद कल पर्चा रात में बांटा गया है और एक सुबह आकर तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय सांसद यहाँ पर आए थे, आप सब तो बीच में? सांसद जी भी आए थे तो खाली पर्चा बंटवा के चले गए। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता खान साहब ने कहा कि राबड़ी देवी को नोटिस मिलते ही ये आवास छोड़ देना चाहिए। ये आवास उनके लिए अशुभ है। यह परिणाम विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। जिस प्रकार तेजस्वी यादव लंबी बातें कर रहे थे, अहंकार दिख रहा था सामने और अहंकार का बदला जनता ने ले लिया। सुनिए उनका पूरा बयान। कहना है ये घर तो उनके लिए अशुभ है भाई, उनको खुद खाली कर देना चाहिए। इतना बुरा हार और प्रशासनिक काम में उनको दखल अंदाजी नहीं करना होगा, खाली कर दीजिए। क्या पूरा बिहार का और पटना का पूरा आवास उन्हीं का है क्या? उनका बेटा का घर है ना वहाँ तेजस्वी यादव का, और उनको इस सब का क्या जरूरत है? मौलाबाग में आलीशान बंगला है, न जाने कितना मॉल है, कितना किला है। तो उनको पहली फुर्सत में प्रशासन के नोटिस का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए उनको बंगला खाली कर देना चाहिए। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर मोतिहारी में भी स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने संविधान की शपथ ली। संविधान की मर्यादा बचाए रखना, संविधान के तहत काम करने का सभी ने आह्वान किया। वहीं काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति आस्था जताते हुए विकसित भारत की कल्पना को साकार करने का भी संकल्प लिया। इस मौके पर शहर के शिक्षाविद यमुना सिकारिया का बयान सामने आया है, सुनाते हैं आपको, सुनिए। संविधान दिवस के अवसर पर बच्चों को शपथ दिलाई गई है। भारत के विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत का आज 75वां संविधान दिवस है। बच्चों को बताया गया, बच्चों ने शपथ ग्रहण किया। हमारा संविधान ही है जो हमें मतदान का अधिकार देता है। आज 18 वर्ष की आयु आती है, मतदान करने जाते हैं। हमारा संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है। आज भारत युवाओं के कारण देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने इसे पहचाना। आज हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड हो, रेलवे हो, सनातन संस्कृति का उदय हो, उसमें युवाओं का नेतृत्व हर जगह आगे बढ़ रहा है। आज बच्चों ने शपथ ग्रहण किया और बच्चों को समझाया गया संविधान के बारे में।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड से बदलकर 39 हार्डिंग रोड कर दिया गया है। उनका जो घर का आवास है उसका पता जो है ये आपको नया पता बता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि ये जो फैसला है राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार होने के बाद भवन निर्माण विभाग की तरफ से लिया गया है। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इस पर ज्यादा जानकारी दी है हमारे संवाददाता विवेक ने। सुनते हैं, सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पहले तेज प्रताप यादव का आवास खाली करने का आदेश मिला, अब जो है राबड़ी देवी को जो है आवास खाली करने का मिला है और राबड़ी देवी को जो नया आवास है वो भी आवंटित कर दिया गया है। अभी नए वाले आवास के बाहर हम खड़े हैं, आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, यह आवास जो है पूर्व मंत्री के पास थे, विनोद नारायण झा थे पूर्व मंत्री, उनके पास थे। उसके बाद तो समीर महासेठ थे, उनके पास ये मंत्री विभाग जो आवास था वो आवंटित हुआ। अब जो है यह आवास जो है राबड़ी देवी को आवंटित हुआ है। 39 नंबर हार्डिंग रोड है, इस तरफ जो है हज भवन है और इसके दाहिने तरफ जो है एयरपोर्ट है। तो ऐसे में राबड़ी देवी जो लगभग 20 सालों से वहाँ पर जो रह रहे थे, राबड़ी 10 सर्कुलर रोड, वो 10 सर्कुलर रोड को जो है अब सीधे खाली करने का आदेश मिला है और यह आदेश है भवन निर्माण विभाग की ओर से भेजा गया है आदेश। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि राबड़ी देवी वह आवास को कब खाली करते हैं। क्या जिस तरीके से वो 2005 में अड़े हुए थे कि हम आवास खाली नहीं करेंगे, क्या उसी तरीके से फिर जो है उनका जो रुख रहता है, क्योंकि इस बार जो है जनाधार कुछ उल्टा ही आया है। राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार मिला है और राबड़ी देवी जो है बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं और ऐसे में राबड़ी देवी के सब परिवार जो है 10 सर्कुलर रोड में ही रहते थे। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के आवास आवंटित होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव का पूरा फैमिली जो थे वो राबड़ी आवास में रहते थे। राबड़ी आवास से ही बिहार की राजनीति वहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल की लोग जो है चलाया करते थे और जो नया आवास है वो नया आवास यह 39 नंबर हार्डिंग रोड में मिला है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी उस जो आवास था उस आवास से इसका जो कैपेसिटी है थोड़ा छोटा है, क्योंकि जो राबड़ी आवास का जो कैपेसिटी था वो बड़ा था। वहाँ से कोई भी फंक्शन वगैरह होता था, चाहे कोई भी पार्टी का कोई भी बड़े कार्यक्रम होता था तो राबड़ी आवास में बड़े पैमाने पे की जाती थी और वहाँ पे लोग लगभग कई लोग वही पहुँचते थे। लेकिन इस बार जो है सीधे तौर पे उनकी जो है 20 सालों के बाद जो है बंगला राबड़ी आवास बंगला जो है छीन लिया गया और नया आवास जो है वो आवंटित कर दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि राबड़ी आवास क्या 2005 वाले ही तेवर पर रहती हैं, अड़ी हुई हैं, या फिर जो है सीधे जो इस आवास में गृह प्रवेश करते हैं। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। राष्ट्रीय जनता दल के बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने अपने प्रदेश कार्यालय में समीक्षा बैठक बुलाई। ये बता दें आपको कि ये जो बैठक है इस बैठक में 119 हारे हुए विधायक के साथ सभी जिला के अध्यक्ष जो है वो मौजूद रहने वाले थे और ये समीक्षा बैठक हुई। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जो है वो जुटाई है और हमारे संवाददाता विवेक ने ज़्यादा जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं, सुनिए। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव आज जो है 119 हारे हुए विधायकों के साथ फीडबैक लेने जा रहे हैं। बता दें कि आज से जो है 30 तारीख तक यह बैठक चलेगी। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़े हैं, कुछ देरी के बाद जो है यहाँ पे जो है बैठक शुरू होगी। इसमें 119 जो हारे हुए विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ जो जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के उनके साथ बैठक करेंगे और इसके साथ साथ बता दें कि जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है 1-to-1 संवाद करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यह जो है बैठक बुलाई गई है और बैठक में तमाम जो नेता हैं तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव जो हैं बैठक की खुद जो है अध्यक्षता करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जो मंगनी लाल मंडल हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ किस तरीके से जो विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई, कहाँ क्या कमी आई, क्या किस तरीके से कहाँ पर जो गड़बड़ी पाई गई, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है इस बैठक आज जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि जो तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव 14 तारीख का रिजल्ट आने के बाद यानी कि 10 दिनों के बाद जो है इन्होंने उनकी आँख खोली है और आज जो है वह बैठक लेने जा रहे हैं तमाम हारे हुए कैंडिडेट के साथ। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय के ठीक की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ देरी के बाद जो है बैठक जो है वो शुरू होगी और ऐसे में कहीं ना कहीं बैठक काफ़ी मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2 चरण में यह बैठक होगी। पहली जो बैठक जो है आज से यानी 26
नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा। उसके साथ ही साथ जो 30 नवंबर तक चलेगा और इसके साथ साथ दूसरी जो बैठक होगी वो बैठक जो है 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होने वाला था, लेकिन 1 दिसंबर से अब जगह जो है वो चेंज किया गया क्योंकि बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र के दौरान जो है विधायकों के साथ वह तेजस्वी यादव बैठक करेंगे, लेकिन जो जिलाध्यक्ष हैं जिलाध्यक्षों के साथ बैठक नहीं होगी, वो विधानसभा में अपना कक्ष में बैठक करेंगे। लेकिन जो आज बैठक है वो बैठक काफ़ी मायनों में जो है महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। आज ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव अपने हारे हुए कैंडिडेटों के साथ जब बैठक करते हैं तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। 20 सालों से जिस आवास में राबड़ी देवी रह रही थी, उस सरकारी आवास जो कि सर्कुलर रोड था, उस पर भवन निर्माण विभाग में कहीं ना कहीं एक फैसला लिया गया कि उस पूरे सरकारी आवास को खाली कराना है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी पूरे मामले को लेकर एक समीक्षा बैठक जो है वो राजद ने की थी और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस पर ज़्यादा जानकारी दी है, इस पर ज़्यादा बात की है। हमारे संवाददाता विवेक ने उनसे बात की और किस तरीके से वो सरकार को घेरते हुए नजर आए, किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आए, सुनाते हैं आपको, सुनिए। पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ हैं। बता दें कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं। 20 सालों के बाद राबड़ी देवी का जो ठिकाना था वो उनको अब भवन निर्माण विभाग ने दूसरी जगह अलॉट कर दिया 39 नंबर हार्डिंग रोड में। कैसे देखते हैं? भाई सरकार है, सरकार आई है और नया काम करेगी तो ट्रेडिशन के विपरीत भी काम करेगी, ट्रेडिशन वाला भी काम करेगी। और हमारे राज्य में जो हत्या हुई उसको कहेंगे वो जंगल राज और अभी वाले राज को कहेंगे ये राम राज। ठीक है, अब क्यों कर उनका मकान शिफ्ट किया जा रहा है, इसका जस्टिफिकेशन मुझको समझ में नहीं आ रहा। नोटिस जब दिया गया होगा तो पूछ के नोटिस दिया गया या फिर डायरेक्ट भिजवा दिया गया? डायरेक्ट नोटिस भेज दी गई और श्रीमती राबड़ी देवी जी के आवास जो आवंटित है वो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से भी हो सकता है, नेता विरोधी दल भी हैं और एक महिला मुख्यमंत्री को ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर उनका ये जोन लुटियन जोन है तो लुटियन जोन में सिर्फ राबड़ी देवी का मकान शिफ्ट करने का कोई तर्क नहीं लगता है। मुझको नहीं लगता है कि ये बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कॉग्निजेंस में आया हो और उनकी सहमति से हुआ हो। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आए हुए इस मामले को हम बता रहे, मुझको व्यक्तिगत रूप से लगता है। अब उनकी सहमति से हुआ हो या सहमति से मतलब कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो वही है, मगर गवर्नमेंट का कोई मंत्री या विभाग अगर करता है तो ऐसे मामले में जो हेड ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं उनसे जरूर राय मशवरा करते हैं। 39 नंबर हार्डिंग रोड जो आवास आवंटित किया गया वहाँ पे कैसे देखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से? पहले जो राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में स्थित था वहाँ पे कार्यकर्ताओं भी काफ़ी पहुँचते थे, लेकिन वहाँ पे उस तरीके से भैया मेरे ऐसा है ना कि जैसे मकान जब शिफ्ट करना पड़ता है ना तब पता चलता है दाल चावल सबका भाव, समझा कि नहीं। हम बहुत छोटे मकान में थे, मुझको कृपा किया माननीय मुख्यमंत्री ने कि ग्रुप 5 के लिए जो हम इंटाइटल थे वो मकान मुझको दिया उन्होंने। तो शिफ्टिंग में मतलब 6 महीना 4 महीना तक जो है क्या परेशानी होती है वो शिफ्ट करने वाला आदमी समझता है, मगर एक सौजन्यता बस भी
अरे आज ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज न कल मुख्यमंत्री होंगे। आज ये मुख्यमंत्री हैं, कल ये पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, या बहुत सारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुझको लगता है कि जहाँ तक नीतीश जी का सवाल है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और टारगेट किसी को करके काम नहीं करते। अगर उनके नॉलेज में है तब तो कुछ कहना नहीं है हमको, और अगर उनके नॉलेज में नहीं है तो उनको निश्चित रूप से जो उनकी सौजन्यता और गंभीरता है उसको उनको बरकरार रखना चाहिए। आखिरी सवाल लेंगे। सम्राट चौधरी ने गृह विभाग का पदभार संभालते हुए कहा कि 400 ऐसे जो आपराधिक लिस्ट है उनका हमारे पास है, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कैसे देखते हैं? भाई ऐसा है कि पहले तो 400 अपराधी जो हैं उसकी सूची, ठीक है, मान लीजिए खाली आप सूची नहीं जारी करिए, कहिए कि सातिर अपराधी हैं, डकैती करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हैं, फलाने लोग हैं, समझा कि नहीं। तो एक 2 लाइन का शेर है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, अब ये लोग तो जो गए हैं इस घर से उस घर में, उस घर से इस घर में, वो भी जिस घर में थे उसको जंगल राज कह रहे हैं। तो अब ये सरकारी आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा या पार्टी का किसी का आंकड़ा नहीं है। ये सोर्सेज जो है ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो न्यू दिल्ली इंडिया और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बिहार पटना, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बिहार, 3 का। तो हमारा राज मान लीजिए 2004 तक रहा, तो उसमें कहीं इतना अपराध बढ़ गया था, उसी का ढोल पीटते रहते हैं। तो ढोल पीटने में थोड़े आप लोग भी मददगार होते हैं। अब मगर हम जो सच है, जो आंकड़ा ये मिटेगा नहीं, इसमें 2004 तक टोटल कॉग्निजेबल क्राइम था 1,15,216, और इसके बाद 2005 से लेके हर साल बढ़ते गया, और 2024 में टोटल कॉग्निजेबल क्राइम जो है हो गया 3,52,000। तो उन्होंने जो अर्थमेटिक्स पढ़ा है उसमें ये पढ़ा है कि 3,52,000 जो है ये 1,15,216 से कम होता है। 3 लाख से ज्यादा 1,15,216 होता है। तो जब जो शिक्षा दीक्षा उनको मिली है उसी के हिसाब से प्रचार प्रसार करते हैं, और आप लोग पूछते भी नहीं हैं कि भाई आप अपने टाइम का क्राइम फिगर बताइए, डकैती का बताइए, लूट का बताइए, चोरी का बताइए, अपहरण का बताइए। अपहरण का बता देते हैं, जैसे कहते हैं कि साहब हम लोगों के टाइम में तो अपहरण उद्योग था, ये कहते हैं। तो हमारा राज मान लीजिए 2004 तो 2566 था अपहरण का, देख लीजिए। अब ये बढ़ते हुए आ गया, इनके राज में 4,211, 4,737, 5,506, 6,570, 7,127, खूब बढ़ते हुए ये हो गया 12,896। तो कौन सा अर्थमेटिक्स पढ़े भैया?
अगर उसी तरह आपको बलात्कार का बता देंगे, उसी तरह आपको जो है हम डकैती का बता देंगे, तब कागज तो झूठ नहीं ना बोलता है। आप लोगों के पास जो मंत्री हैं, नेता हैं, बोलते हैं जंगल राज, तो अगर ये जंगल राज है, मतलब हमारा अगर जंगल राज है और इनका अगर ये राम राज है, तो हमको ये राम राज नहीं चाहिए, जंगले राज चाहिए। ये थे आरजेडी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार को जितना हम व्यक्तिगत जानते हैं वो इस तरीके से दुष्भावना नहीं कर सकते हैं, लेकिन किनके दबाव में किया, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है या नहीं राबड़ी आवास के लेकर, तो अब देखने वाली बात होगी कि भवन निर्माण विभाग क्या फिर जो अपने स्टैंड पर क्लियर रहता है, फिर कोई बड़े संज्ञान उठाता है। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बुलाया गया है। इस दौरान पहले दिन नए विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, फिर दूसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएंगे। इसके साथ ही तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण जो है वो भी होगा। विधानसभा से ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता विवेक, सुनिए। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बता दें कि शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक जो है शीतकालीन सत्र चलेगा। इसी दोनों सदन में जो है शीतकालीन सत्र चलेगा। बिहार विधानसभा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ बिहार विधान परिषद है। शीतकालीन सत्र के दौरान जो है पहले जो है जितने भी विधायक जो चुनकर आए हैं, पहले नवंबर को जो है 1 नवंबर यानी 1 नवंबर को जो है नवनिर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है शपथ या जो प्रतिज्ञा ग्रहण है वो करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ दूसरे दिन जो होगा 2 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। इसके साथ साथ तीसरे दिन जो है 11:30 बजे के करीब जो है बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधान मंडल के दोनों सदनों को एक साथ बैठक की जाएगी। उसके बाद जो है उसी दिन जो है राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसके साथ साथ जो उस दिन जो है शोक प्रकाशन भी होगा। इसके साथ साथ बता दें कि 4 दिसंबर को जो है माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पर विवाद सरकार की तरफ से उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ 5 नवंबर को जो है द्वितीय अनुपूरक के व्यय विवरण पर वाद विवाद के मतदान एवं त्वरित विनोयक विधेयक जो है पास किए जाएंगे। इसके साथ साथ बता दें कि इसी दिन जो है फर्स्ट दिन जो है नवनिर्वाचित जितने भी विधायक हैं तमाम विधायकों का जो है वो शपथ दिलवाया जाएगा। उसके बाद जो है आगे शीतकालीन सत्र है, सत्र जो है 5 दिनों का शीतकालीन सत्र वो खत्म हो जाएगा। बता दें कि इसको लेकर जो है विधानसभा के में जो है तैयारियां वो शुरू कर दी गई है। खुद जो पटना के डीएम हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग करने के लिए पहुंचे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अभी जो बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं अवधेश नारायण सिंह अधिकारियों के साथ जो है वो वहाँ पर बैठक कर रहे हैं। इसके साथ साथ तस्वीर को साफ तौर पर समझ सकते हैं कि अब से 4 से 5 दिन के बाद जो है सदन की जो है कार्रवाई वो शुरू होगी। और ऐसे में इस बार जो है तेजस्वी यादव की भूमिका काफ़ी जो कह सके महत्वाकांक्षी रहने वाला, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो इतनी संख्या में जो विधायक जीत कर हैं, कम विधायक जीत कर हैं, मात्र 25 उनके पास विधायक है। उस दिन जो है नेता प्रतिपक्ष का भी जिम्मेदारी उनको मिलेगा 1 नवंबर के दिन। और उनके जो 25 विधायक हैं, 25 विधायकों को भी जो है शपथ दिलवाई जाएगी। तो देखने वाली बात होगी जब सदन की शुरुआत होती है तो नेता प्रतिपक्ष का क्या रुख होता है और इसके साथ ही साथ सरकार की ओर से क्या कुछ जो है विधेयक लाए जाते हैं। सहयोगी गांधी के साथ विवेक रंजन, राष्ट्रीय समाचार, पटना। नवसारी में सीएम के कार्यक्रम में भावुक तस्वीर नजर आई। मुख्यमंत्री से मिलने मंच पे एक वृद्ध जो है वो महिला जब पहुंची तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मंच से नीचे उतर गए और फिर उस वृद्ध महिला से मुलाकात की। उनके व्यवहार की काफी सराहना की जा रही है। हीराबेन मधुकान चावड़ा इस वृद्ध महिला का नाम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के सिर पर हाथ रखकर इन्होंने आशीर्वाद दिया। फिलहाल वो तस्वीरें देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि कितनी वृद्ध महिला है जिनका सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो मंच से नीचे उतरते हैं और हाथ पकड़कर उनका कहीं ना कहीं अभिवादन करते हैं। और वृद्ध महिला भी भूपेंद्र पटेल के उनके सिर पर हाथ रखकर कहीं ना कहीं उनको आशीर्वाद देती हुई नजर आती है।
सूरत के वराछा क्षेत्र स्थित हेमकुंज सोसाइटी में एक हादसा होते होते टल गया। घर के अंदर खेल रही एक मासूम बच्ची अचानक फंस गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बिना समय गवाए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर कर्मियों ने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। टीम के इस त्वरित और सराहनीय प्रयास के चलते एक बड़ी अनहोनी टल गई। बच्ची पूरी तरीके से सुरक्षित है और परिजन राहत की फिलहाल सांस ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड की सतर्कता और तेजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपात स्थिति में उनका योगदान कितना बड़ा जीवन रक्षक साबित होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा बैठक 30 नवंबर तक चलने वाली है, जिसमें हर प्रमंडल के विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ और जिला अध्यक्षों के साथ, प्रखंड अध्यक्षों के साथ फीडबैक जो है वो लिया गया। इसके बाद सारे फीडबैक को कलेक्ट कर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिया जाएगा, ऐसा ही बताया जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि आज मगध प्रमंडल की बैठक हुई, जिसमें तमाम हमारे प्रत्याशी पहुंचे थे। लोगों से हमने जानकारी जुटाई है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए। ये समीक्षा बैठक मगध प्रमंडल का समीक्षा बैठक थी। उसमें हमारे जो प्रत्याशी थे, जो हारे हुए प्रत्याशी, जीते हुए हमारे विधायक, सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया है, लोगों से बात की है और बात कर करके उसमें से जो बातें आई है उसको हम लोगों ने नोट किया है। अब पूरे प्रमंडल का, पूरे बिहार के सभी प्रमंडल का जब कार्यक्रम जब हो जाएगा तब तो हम अपने इस सारे चीज़ को बाय लिखित अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम लोग इससे अवगत कराने का काम करेंगे। जहां हमारी चूक हुई, जहां कोई तरह की परेशानी हुई, उस पर हम लोग चिंतन और मंथन कर करके उस पर पहल करने का काम करेंगे और इसको जो है कि आगे। आज मगध प्रमंडल की बैठक हुई तो क्या लोगों का फीडबैक मिला, क्या कुछ नहीं हुए तो क्या फीडबैक मिला, हम लोगों ने उसको ग्रहण किया है और ग्रहण करने के बाद इसको एक जगह कलेक्ट कर करके अपने नेता को अवगत कराएंगे तो आपको सब सूचना मिल जाएगी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का अरवली में प्रवेश हुआ। शामलाजी आश्रम चौराहे पर यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा यात्रा के अध्यक्ष। शामलाजी धाम में अमित चावड़ा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात में बुटेलगर बेखौफ, राज्य के कोने कोने में शराब आसानी से मिलती है। आदिवासी जनता कई समस्याओं से परेशान है। प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस संगठन यात्रा में शामिल हुई। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। साबरकांठा के हिम्मतनगर में एक गंभीर एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। हिम्मतनगर जीआईडीसी ब्रिज पर एक्सीडेंट हुआ। रात में एक ट्रेलर ड्राइवर ने 4 लोगों को कुचल दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री सड़क का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। एक भयानक एक्सीडेंट में 4 लोग कुचले गए। रोड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सुबह सुबह हाईवे ओवरब्रिज की मरम्मत हो रही थी। एक ट्रेलर ने रोड रोलर को टक्कर मार दी। रोड रोलर और ट्रक के नीचे कुचलने से 4 लोगों की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर काम कर रहे 3 मजदूरों और एक इंजीनियर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। अब नेशनल हाईवे 48 पर हुए इस जानलेवा एक्सीडेंट के मामले में कार्यवाही की भी बात सामने आई है। NHAI हाईवे ओवरब्रिज की मरम्मत के दौरान 4 लोगों की मौत का ये मामला, जिसमें एक्सीडेंट तब हुआ जब ट्रक ट्रेलर ने ब्रिज पर रोड रोलर को टक्कर मारी। रोड रोलर और ट्रक ट्रेलर के बीच दबने से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। जैसा हमने कहा, हाईवे कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी के 4 में से 3 वर्कर और एक इंजीनियर की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और भूपेंद्र पटेल नेशनल 48 का इंस्पेक्शन करेंगे। हिम्मतनगर चिलोड़ा नेशनल हाईवे पर कर्मियों को उनकी जो परेशानी है, जो कमियां हैं, उसको दूर करने के लिए दिन रात काम फिलहाल चल रहा है। जैसा तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन के काम के आमने सामने इंस्पेक्शन के दौरान खतरनाक हाईवे पर कमियों को दूर करने की कोशिश जो है वो फिलहाल की जा रही है, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सूरत से एक और बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शहर में नकली पनीर और घी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। नामांकित डेयरी संस्थान भी अब लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल 3 संस्थाओं से लिए गए फूड सैंपल फेल पाए गए। फेल सैंपल्स में शहर की मशहूर सुरभि डेयरी का नाम भी शामिल है। सूरत शहर में नकली और घटिया क्वालिटी वाले डेयरी प्रोडक्ट्स का जाल फैल चुका है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जब जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। अडाजन स्थित सुरभि डेयरी की मुख्य शाखा से लिया गया शुद्ध घी का सैंपल अनसेफ घोषित किया गया, और जबकि
पनीर सब स्टैंडर्ड पाया गया। इसी तरह योगी चौक स्थित सुरभि डेयरी से घी का सैंपल सब स्टैंडर्ड निकला। वहीं सचिन क्षेत्र की वेलकम स्वीट से लिया गया शुद्ध घी भी मानकों पर खरा नहीं उतर पाया। जिन संस्थानों से सब स्टैंडर्ड सैंपल मिले हैं उनके खिलाफ फूड एजुकेटिंग ऑफिसर के समक्ष शिकायत दर्ज करने की तैयारी की जा रही है, जबकि जिनसे अनसेफ सैंपल मिले हैं उन पर सूरत म्युनिसिपल कोर्ट में केस दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फूड सेफ्टी एक्ट में तो सिर्फ जुर्माने की सजा है, लेकिन अगर मामला म्युनिसिपल कोर्ट में साबित हो जाए तो 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है। जांच केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर की 296 संस्थाओं से कुल 79 खाद्य नमूने लिए गए। 47 संस्थानों को स्वास्थ्य संबंधी खामियों पर नोटिस जारी किया गया है। 205 किलो से ज्यादा अखाद्य सामग्री को नष्ट कराया गया और 1.12 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो वसूल किया गया है। फूड सेफ्टी अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे संस्थानों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। जितने भी छोटे बड़े सभी फूड स्टॉल हैं उन पर जांच होगी। केटरिंग स्थलों की भी जांच जो है वो उनको भी दायरे में लिया जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी तरीके से अब प्रशासन बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। स्पष्ट ये है कि शहर में मिलावटखोरों का जाल तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आम जनता सतर्क रहे और जिम्मेदार विभाग की इस मुहिम का समर्थन करे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ।